इस जीप में नॉर्थ कोरियन मिलिट्री का वो सोल्जर बैठा है जो किम जोंग उन की पॉलिसी से तंग आकर जीप को तेजी से भगाता हुआ बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। इसको अच्छी तरह मालूम है कि या तो ये मारा जाएगा या कम से कम जख्मी तो जरूर होगा। तो फिर ऐसी भी क्या मजबूरी हो गई जो ये इतना बड़ा कदम उठाने जा रहा है? इस बारे में आपको आगे चल के बताएंगे। लेकिन नॉर्थ कोरिया दुनिया का सबसे बड़ा जेल क्यों माना जाता है और यहाँ से जिंदा भाग निकलना आखिर नामुमकिन क्यों? कोरिया से बगैर परमिशन के निकलना किम जोंग उन की नजर में गद्दारी है, जिसकी कम से कम सजा उम्र कैद और ज्यादा से ज्यादा मौत है। यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया के अंदर भी एक प्रोविंस से दूसरी प्रोविंस बगैर इजाजत के जाना जुर्म माना जाता है। तकरीबन हर ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि दुनिया में सबसे बुरा ह्यूमन राइट रिकॉर्ड नॉर्थ कोरिया के पास है। यहाँ तमाम मर्दों को नॉर्थ कोरियन मिलिट्री में कम से कम 10 साल सर्व करना लाजमी है। फ्री स्पीच जैसी कोई चीज यहाँ मौजूद नहीं और जो भी मीडिया है वो स्टेट के कंट्रोल में है। ये दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ सजा उसको भी मिलती है जिसके रिश्तेदारों ने कोई जुर्म किया हो। 2009 में जहां 2 साल के बच्चे को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई सिर्फ इस वजह से कि उसके पेरेंट्स के पास से बाइबल की किताब मिली थी, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में किसी रिलीजन को फॉलो करना भी जुर्म माना जाता है। यहाँ बाहर की दुनिया से किसी फॉरेनर का आना भी काफी मुश्किल है और अगर किसी फॉरेनर को यहाँ आने की परमिशन मिल भी जाए तो उसके पूरे ट्रिप के दौरान साये की तरह उस पर नजर रखी जाती है और उसको सिर्फ उन्हीं जगहों पर लेके जाया जाता है जहां सिर्फ वो कुछ देखने को मिले जो हुकूमत दिखाना चाहती है। कई मर्तबा तो फॉरेनर्स को भी मार दिया जाता है अगर वो नॉर्थ कोरिया में कोई भी ऐसी हरकत करें जो लोकल लॉ के खिलाफ हो, जैसा कि ऑटो वैनबियर के साथ हुआ था। ये यूएस सिटीजन थे जिन्होंने 2015 में नॉर्थ कोरिया विजिट किया था। 2016 में इनको तब अरेस्ट किया गया जब उन पर इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने अपने होटल रूम से गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा पोस्टर हटाया है। इस इल्जाम के लिए इनको 15 साल की कैद सुनाई गई, लेकिन एक ही साल के बाद ये नॉर्थ कोरिया के प्रिजन कैंप के अंदर ही कोमा में चले गए और उनको वापस अमेरिका भेज दिया गया। वापस अमेरिका पहुंचने के कुछ ही दिनों के बाद ये उन जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसे जो इनके ब्रेन पे लगी थी। नॉर्थ कोरिया में इनके साथ क्या सलूक किया गया ये आज तक किसी को भी मालूम नहीं है। इसी सब के नतीजे में ऐसा माना जाता है कि नॉर्थ कोरिया एक बहुत बड़ा जेल है जहां लोग आजाद रहकर भी गुलामों की सी जिंदगी गुजारते हैं। यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया के लोग यहाँ से भागने की हर मुमकिन कोशिश करते रहते हैं, लेकिन ऐसा करना किसी भी सूरत में आसान नहीं है और इसकी सबसे बड़ी वजह नॉर्थ कोरिया की जियोग्राफी है। नॉर्थ कोरिया के वेस्ट पे येलो सी जबकि ईस्ट पे सी ऑफ जापान लगता है, जहां नॉर्थ कोरियन नेवी का इतना सख्त पहरा रहता है कि किसी भी इल्लीगल बोट का करीब आना भी पॉसिबल नहीं है। इसके साउथ में साउथ कोरिया है जो कि नॉर्थ कोरिया के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है। इसी वजह से इसके करीब समंदर में पहरा बहुत ज्यादा सख्त रहता है। नॉर्थ कोरिया से भागने वालों के पास साउथ कोरिया से अच्छा ऑप्शन और कोई नहीं है। वो इसलिए नहीं क्योंकि साउथ कोरिया एक बहुत ही डेवलप्ड और फ्री कंट्री है, बल्कि उसका रीजन ये है कि साउथ कोरिया तमाम नॉर्थ कोरियंस को अपना ही सिटीजन मानता है। यानी नॉर्थ कोरियन आर्मी से बचकर अगर कोई ये लाइन क्रॉस करने में कामयाब हो जाए तो ये कदम उसकी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब वो जिंदा पहुंचने में कामयाब हो। क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने अपने इस बॉर्डर पे इतनी ज्यादा आर्मी बिठाई हुई है कि यहाँ से इंसान तो क्या कोई परिंदा भी बॉर्डर क्रॉस करने से पहले 100 बार सोचेगा। ये वीडियो 2017 की है जब एक नॉर्थ कोरियन सोल्जर तेजी से अपनी जीप साउथ कोरिया की तरफ लेके जा रहा था। बॉर्डर गार्ड को मालूम पड़ा तो उन्होंने उसको चेज किया और उस पर फायर खोल दिए। वो अपनी जीप छोड़कर बॉर्डर की तरफ भागा, लेकिन नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स ने उस पर कई फायर किए। खुशकिस्मती से वो साउथ कोरिया में एंटर तो हो गया, लेकिन कई गोलियां अपने जिस्म पर खाने के बाद। उसके बाद शाम को साउथ कोरियन सोल्जर्स आए और उसको घसीटकर अपनी हिफाजत में ले लिया। ऐसे ही कई अटेम्प्ट्स नॉर्थ कोरियन सिविलियंस ने भी किए हैं, जिनमें से ज्यादातर तो मौके पे ही मारे गए, पर जो साउथ कोरिया आने में कामयाब हुए
وہ بھی گولیوں کے زخموں کی وجہ سے زیادہ وقت زندہ نہ رہ سکے۔ نارتھ کوریا سے ڈائریکٹلی ساؤتھ کوریا بھاگنا اپنی موت کو دعوت دینے جیسا ہی ہے، کیونکہ اس بارڈر پہ نارتھ کوریا نے قریب 7,50,000 سولجرز ڈپلوائے کر رکھے ہیں۔ اس کے علاوہ بارڈر کے قریب باربڈ وائرز، فینسز اور لینڈ مائنز بھی لگائی گئی ہیں۔ ساؤتھ کوریا میں انٹر ہونے کا دوسرا اور ہسٹوریکل طریقہ یہاں کے ناردرن بارڈر سے بھاگنا ہے۔ نارتھ کوریا کے نارتھ میں سب سے بڑا بارڈر چائنا اور تھوڑا سا حصہ رشیا کو بھی لگتا ہے۔ یہ طریقہ کمپیریٹیولی آسان تو ہے، لیکن مشکلات سے کم ہرگز نہیں ہے، کیونکہ نارتھ کوریا کو چائنا اور رشیا کی طرف سے حملے کا خدشہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ان بارڈرز پہ ان کی ملٹری ڈپلائمنٹ بھی کم ہے، پر یہ پورا 1300 کلومیٹر کا بارڈر خطرناک پہاڑوں اور جنگلات سے بھرا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ چائنا کے ساتھ نارتھ کوریا کا بارڈر زیادہ تر ٹومن اور یالو ریور کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، یعنی اگر کوئی ڈیفیکٹر چائنا بارڈر تک پہنچ بھی جائے تو ریور کراس کرنے کا چیلنج اس کو فیس کرنا ہوگا۔ اس کے لیے ڈیفیکٹرز اور اسمگلرز سردیوں کا ویٹ کرتے تھے جب دونوں ریورز فریز ہو جاتی تھی، اور وہ سمپلی اس کے اوپر سے چل کر بارڈر کراس کرتے تھے۔ اسی طرح یہ طریقہ سخت گرمیوں میں بھی کام کر جاتا تھا، جب دریا کا لیول بہت کم ہو جاتا ہے۔ چائنا یا رشیا پہنچنے پر ڈیفیکٹرز کے لیے خطرہ ابھی ٹلتا نہیں تھا، کیونکہ نارتھ کوریا کی چائنا اور رشیا کے ساتھ ملٹری الائنس تھی، جس کا مطلب ہے کہ اگر انہوں نے کسی نارتھ کورین ڈیفیکٹر کو اپنی زمین سے پکڑا تو وہ اس کو سیدھا نارتھ کوریا کے حوالے کر دیتے تھے، اور پھر جو نارتھ کوریا ان کے ساتھ حشر کرتا تھا اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے۔ لہٰذا چائنا اور رشیا پہنچنے پر ان کا کام ختم نہیں ہوتا تھا، بلکہ ان کو اب یہاں سے بھی بھاگ کر کسی اور سیف کنٹری میں جانا ہوتا تھا۔ چائنا کے ساؤتھ میں میانمار اور لاؤس ہیں، پر یہ دونوں کنٹریز بھی نارتھ کورین ڈیفیکٹرز کو اپنی ٹیریٹری سے پکڑ کر واپس نارتھ کوریا ہی بھیج دیتی تھی۔ لہٰذا اب آپشن بچتا تھا تھائی لینڈ، ویتنام اور منگولیا، جن کا ڈائریکٹ بارڈر چائنا کے ساتھ لگتا ہے۔ یہ ایک طرح سے ڈیفیکٹرز کے لیے سیف کنٹریز مانی جاتی تھی، کیونکہ جیسا کہ آپ نے جانا کہ ساؤتھ کوریا تمام نارتھ کورینز کو بھی اپنا ہی سٹیزن مانتا ہے، اسی لیے یہ تینوں کنٹریز نارتھ کورین ڈیفیکٹرز کو واپس نارتھ نہیں بلکہ ساؤتھ کوریا بھیج دیتی تھی۔ تو ڈیفیکٹرز کا پلان یہ ہوتا تھا کہ وہ پہلے چائنا یا رشیا میں انٹر ہو کر تھائی لینڈ، ویتنام یا منگولیا کا رخ کریں، اور پھر وہاں پہنچ کر اپنے آپ کو والنٹیئرلی اتھارٹیز کے سامنے سرنڈر کر دیں، اور وہاں سے ان کو جہاز میں بٹھا کر ساؤتھ کوریا بھیج دیا جاتا تھا، جہاں وہ اپنی نئی زندگی کی شروعات کر پاتے تھے۔ 1990 سے اب تک ٹوٹل 34,000 نارتھ کورینز بھاگ کر ساؤتھ کوریا پہنچنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ اصل میں اس دور میں نارتھ کوریا کو سوویت یونین کی سپورٹ حاصل تھی، لیکن 1991 میں سوویت یونین کے کولیپس کے بعد نارتھ کوریا کی یہ سپورٹ ختم ہو گئی، اور امریکہ نے بھی اس پر کافی سینکشنز لگانا شروع کر دی۔ اس پوائنٹ پر نارتھ کوریا کے حالات اتنے خراب ہو گئے کہ یہاں کے لوگ کھانے پینے کو بھی ترسنے لگے۔ ایسٹیمیٹس کے مطابق اس دوران یہاں 35 لاکھ لوگ بیسک ضروریات نہ ملنے کی وجہ سے مر گئے۔ تبھی کافی لوگوں نے 1991 کے بعد ہی یہاں سے بھاگنے کا ارادہ کیا۔ ہر گزرتے سال نارتھ کوریا سے بھاگنے والوں کی تعداد بڑھتی ہی چلی گئی، یہاں تک کہ قحط سالی ختم ہو جانے کے بعد بھی ڈیفیکٹرز کا سلسلہ بڑھتا ہی چلا گیا، اور 2009 میں ریکارڈ ڈیفیکٹرز نوٹس کیے گئے جن کی تعداد 3000 تک پہنچ چکی تھی۔ 2010 اور 2011 میں بھی ڈیفیکٹرز کی تعداد زیادہ ہی رہی، لیکن پھر 2012 کی سٹارٹنگ میں کچھ ایسا ہوا جس کی وجہ سے ڈیفیکٹرز کی تعداد اچانک سے 50% کم ہو گئی۔ وہ شخص جس نے 1994 کے بعد سے نارتھ کوریا کو رول کیا تھا وہ چل بسا، اور اب گدی سنبھالنے کی باری تھی اس کے بیٹے کم جونگ ان کی۔ پاور میں آتے ہی کم جونگ ان نے سب سے پہلے اسمگلنگ اور دیش سے بھاگنے والوں کے خلاف گھیرا تنگ کیا۔ پورے ناردرن بارڈرز پہ سگنل جیمرز انسٹال کیے گئے اور انٹیلیجنس مانیٹرنگ کو بھی کافی بڑھا دیا گیا۔ بارڈر پہ فینس لگا دی گئی اور ملٹری پیٹرولنگ بھی بڑھا دی گئی۔ اس کے علاوہ کم جونگ ان نے رشیا اور چائنا کے ساتھ بھی معاملات طے کیے کہ وہ بھی اپنی سائڈ پہ زیادہ سختی بنا کر رکھے۔
इसके नतीजे में चाइना ने भी पूरे बॉर्डर पे सर्विलेंस सिस्टम लगा दिया। इन्हीं चेंजेस की वजह से नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर्स का अब चाइना में जाना काफी मुश्किल हो गया था। और अब जो ब्रोकर्स इन डिफेक्टर्स की नॉर्थ कोरिया से भागने में मदद करने के बदले में पैसे लिया करते थे, उन्होंने भी अपने रेट काफी हद तक बढ़ा दिए। 2007 में जो चाइनीज ब्रोकर्स ये काम $2000 में किया करते थे, सख्ती होने के बाद 2017 में उन्होंने एक एक डिफेक्टर से $15,000 लेना शुरू कर दिए। ज्यादातर नॉर्थ कोरियंस जिनकी सालाना इनकम ही $2000 के इक्विवेलेंट है, उनके लिए अब इतनी ज्यादा रकम इकट्ठा करना नामुमकिन हो चुका था। यही वजह है कि 2012 के बाद से, यानी किम जोंग उन के पावर में आने के बाद से, हर गुजरते साल डिफेक्टर्स की तादाद कम होती गई और 2019 में सिर्फ 1000 डिफेक्टर्स ही यहां से भागने में कामयाब हो सके। लेकिन फिर 2020 में कुछ ऐसा हुआ जिससे अब नॉर्थ कोरिया से भागना करीब इम्पॉसिबल हो गया है। 2019 के एंड में जब चाइना में पहला कोविड-19 का केस बना था, उसके 2 महीने के बाद नॉर्थ कोरिया दुनिया की पहली कंट्री थी जिसने अपने तमाम बॉर्डर्स को पूरी तरह से बंद कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोविड का एक भी केस कभी नॉर्थ कोरिया तक पहुंच सके। नॉर्थ कोरिया में किसी भी मीडियम से जाने और बाहर निकलने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई। ऐसा करना नॉर्थ कोरिया के लिए जरूरी भी था, क्योंकि यहाँ की 42% पॉपुलेशन को आज भी सही से खाना नहीं मिल पाता, यानी उनकी बॉडी में कोविड-19 वायरस बर्दाश्त करने की ताकत ही नहीं है। इसके साथ साथ अगस्त 2020 में नॉर्थ कोरियन मिलिट्री ने नॉर्दर्न बॉर्डर पेट्रोल को शूट टू किल का ऑर्डर दे दिया, यानी उनको फुल अथॉरिटी दे दी गई कि अगर वो चाइना बॉर्डर पे किसी को जाते या आते देखें तो उसी वक्त उसको गोली मारते। यही वजह है कि पिछले 3 सालों से यहाँ से भागने वालों की तादाद करीब ना होने के बराबर है और नॉर्थ कोरिया एक बहुत बड़े जेल की मानंद बन चुका है, जहां लोग ना कोई रिलीजन फॉलो कर सकते हैं और ना ही बाहर की दुनिया से किसी भी तरह कांटेक्ट में रह सकते हैं। गूगल, फेसबुक, यूट्यूब तो दूर की बात, यहाँ पर इंटरनेट भी सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसेज में ही इस्तेमाल किया जाता है और उस पर भी सिर्फ वो वेबसाइट्स खुलती हैं जो नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट ने ही बनाई है। उनके पास फोन्स तो हैं, लेकिन वो फोन्स लोकली असेंबल्ड हैं, जिनमें ऐसे सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल किए गए हैं जो लोगों की फोन एक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं। नॉर्थ कोरिया दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जहां जो कुछ भी होता है उसका बाहर की दुनिया को बिल्कुल भी इल्म नहीं है। यहाँ पर एग्जीक्यूशंस फांसी देकर नहीं बल्कि फायरिंग स्क्वाड्स को भेजा जाता है, जो सबके सामने लोगों को गोलियां मारकर हलाक कर देते हैं। नॉर्थ कोरिया में उसको भी एग्जीक्यूट कर दिया जाता है जिसने साउथ कोरिया में बैठे अपने किसी रिलेटिव से फोन पर बात करने की कोशिश की। तो इस सारे तमाशे को दुनिया देख तो रही है, लेकिन कोई कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि सोवियत यूनियन ने नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की थी। यही वजह है कि अमेरिका जैसी सुपर पावर भी नॉर्थ कोरिया पर सैंक्शंस लगाने के अलावा और कुछ नहीं कर पाती। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।